हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। घटना चक्र सामान्य भूगोल का ये लेक्चर नंबर 28 है जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से बोलते हैं हम, तो फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं। और फॉर यूपीएससी और पीसीएस के लिए, आरओ या आरओ के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका घटना चक्र। बिना घटना चक्र किए तो आप समझ नहीं पाओगे पैटर्न क्या है। वैसे भी सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि आप घटना चक्र पढ़िए, बिकॉज आप खुद इसको पढ़ के देख लीजिए और अगर आपने पेपर दिया होगा तो आप खुद पता चलेगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, से मिलान करने वाले फैक्चुअल डेटा जो भी कुछ हो। तो एनसीईआरटी की भी क्लास चल रही है, ये भी चल रही है, तो आप दोनों को एंजॉय करिए। टेस्ट भी चल रहा है आरओ का, तो उसको भी एंजॉय करिए। सबके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 28 को। तो ये है लेसन आपका जलमंडल। तो पृथ्वी की सतह के कुछ क्षेत्रफल के 30% भाग पर स्थल क्षेत्र है और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक महासागर हैं। पृथ्वी पर प्रमुख महासागरों की संख्या 4 है। क्षेत्रफल के आधार पर इन प्रमुख महासागरों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और महासागरीय नितल में स्थल से भी अधिक उच्चावच संबंधी विविधता है। और स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और उच्चामितिक वक्र के आधार पर सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से सागर की अतल गहराई तक ये मंडल क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरी मैदान और महासागरीय गर्त होते हैं। महाद्वीपों का किनारे वाला भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिस जल की औसत ऊंचाई 100 फैदम फैदम मतलब 1 फैदम 6 फीट होता है, तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। मग्न तट तथा गहरे सागरी मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। तो देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन के थ्रू इसको कर लेंगे। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज। तो 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नजदीक एवं इसके समांतर फैला यह कटक 5000 किमी लंबा है। इसका विस्तार 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लक्षद्वीप चौगोस के नाम से जाना जाता है। कौन? ये प्रायद्वीपीय भारत का मग्न तट प्रारंभ होता है, जहाँ पर इसकी चौड़ाई 320 हो जाती है। इस भाग को लक्षद्वीप मध्यवर्ती मुख्य कटक हिंद महासागर को। तो इस तरह से हम क्वेश्चन थ्रू इसको कर लेंगे। महासागर औसत तापमान मतलब ओशियन मीन टेम्परेट क्या है के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो OMT 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम 129 मीटर पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो इसका जो आंसर होगा केवल बी सही होगा। बी सही होगा बिकॉज पहला गलत होगा, क्योंकि महासागर का औसत तापमान के अनुमान के समुद्र के सतह के तापमान की तुलना में अधिक दक्ष है। 14 अगस्त 2018 को नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर की गहराई पर जनवरी से मार्च महीने में 26 डिग्री समताप रेखा गुजरती है। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका रहता है, लगभग वो क्या है? 2/3 है। और समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। और डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, वह डेटम रेखा है। और हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रशांत महासागर का। और 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2000 किमी से 2400 किमी चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। ये कटक क्या है? ये कटक है मध्य महासागरीय कटक। तो 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल की किस तनाव पर रहता है? तो वह रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम। तो पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। और ध्रुवीय हिमाच्छादन और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि कुल जल का लगभग 97% खारा जल के रूप में महासागरों में, लवण मृदु जल के 3% में 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ
के रूप में है। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध लवण जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण मतलब मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ क्षत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है कहाँ पर? महाद्वीपों एवं पर्वत हिम नदियों में। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल बर्फ क्षत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष लवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पर रहता है? वो भूमिगत जल के रूप में रहता है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो वह है गहरे सागरीय मैदान। लाल सागर का एक उदाहरण है किसका? तो लाल सागर उदाहरण है दक्षिण अच्छी द्रोणी का। आगे है ये विश्व के प्रमुख सागर। अगला है विश्व के प्रमुख सागर। तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र में फैला सागर खारे पानी का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन ऑक्सीजन प्रदान करने और जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। विश्व के प्रमुख महासागर मतलब सागर इस प्रकार है। जैसे यहाँ देखिए बेफिन की खाड़ी, यहाँ ग्रीनलैंड सागर है, यहाँ लेप्टेव सागर है, यहाँ कारा सागर है और ये पूर्व साइबेरियन सागर, बेरिंग सागर और ओखोटक सागर, जापान सागर, पिट सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस सागर और आराफुरा सागर और तस्मान सागर, तिमोर सागर और जावा सागर और यहाँ पर हिंद महासागर तो बड़ा वाला है। तो अरब सागर है, अदन की खाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कौन सा सागर है। यहाँ अमृत सागर है, यहाँ एड्रियाटिक सी है और यहाँ काला सागर है और कैस्पियन सी यहाँ पर है और लाल सागर यहाँ पे है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कुछ सागर जैसे लेब्राडोर सागर, सेलॉन्स की खाड़ी, यहाँ पर सरगोसो सागर और कैरेबियन सागर यहाँ पे है। तो इस तरह से आप जो जो सागर है दिख रहा है देख लीजिए एक बार पोजिशन से कहाँ पर है सिचुएटेड है। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर प्रशांत महासागर का एक भाग है। इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, वियतनाम के मध्य फैला है। इसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। बेरिंग सागर भी एक सीमांत सागर है। इसका विस्तार मतलब 8,84,900 वर्ग मीटर। बेरिंग सागर की अधिकतम ज्ञात गहराई 4,773 मीटर। भूमध्य सागर के स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसकी ज्ञात गहराई मतलब 4,632 मीटर है। जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। यह जापान के द्वीप समूह और रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भाग के बीच स्थित है। इसका सर्वाधिक गहराई 3,772 है। तो इस तरह से आप सारे सागरों का पोजीशन देख लीजिए। जैसे जापान सागर कहाँ पर? पश्चिम प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है और ये जापान के द्वीप समूह रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। इसकी सर्वाधिक ज्ञात गहराई इतनी है। काला सागर एक महाद्वीपी समुद्र है। यह दक्षिणी पूर्वी यूरोप, काकेशस तथा अनातोलिया के प्रायद्वीपी से घिरा है। यह पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया तथा उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन तथा जॉर्जिया में, दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर, एक विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लगी हुई है। ओजोन सागर पूर्वी यूरोप के स्थित एक छोटा सा सागर है जो लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे स्कर्च जलमंडल मध्य काला सागर से जोड़ता है। ओजोन सागर के उत्तर में यूक्रेन और रूस और पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है। अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। सरगोस सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवत धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सरगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सरगैसो सागर पड़ा है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कॉर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में हम कर लेंगे इसको। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर किनारे स्थित है? तो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। टर्की के उत्तर में है, काला सागर। तो तुर्की या टर्की या यूरेशिया, यूरोप या एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है देश है। इसका सीमा 4 सागरों से लगती है। काला सागर से उत्तर में, पश्चिम में एजियन और मारमरा सागर से और दक्षिण में भूमध्य सागर से।
टर्की किनके मध्य स्थित है? तो टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम लगाना है। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर है। आंतरिक आंतरिक सागर क्या है? तो कैस्पियन सागर। इसको आप मैप में देख के करिएगा तभी याद होगा। जिस महासागर से सरगैसों संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। सरगैसों समुद्र की विशेषता क्या है? तो यहाँ विशिष्ट समुद्री वनस्पतियां होती हैं। अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तो सरगैसों सागर में तटरेखा नहीं है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम बताएं। तो वह है टेरहेनियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा सागर देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो वह है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के सामने। तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। तो अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। किसके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? तो वह है चाड। चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। चाड एक स्थलबद्ध देश है। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो जॉर्डन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो वह है दक्षिण चीन सागर। एड्रियाटिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो इसमें देख लेते हैं एड्रियाटिक सागर सागर से लगा हुआ देश। तो एड्रियाटिक सागर अल्बानिया से लगा है, और जो है कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से, और जो है ये भूमध्य सागर मोरक्को से लगा है। तो लाल सागर सीरिया, ये सब गलत है। बाकी अब देख सकते हैं, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो जो है वो सीरिया जो है काला सागर के तट पे नहीं है, बल्कि टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया है। तो महासागरीय धाराओं के बारे में करेंगे। महासागर में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। महासागर में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारक में पृथ्वी का परिभ्रमण, तापमान में भिन्नता और घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा हवाएं वाष्पीकरण एवं वर्षा का प्रभाव अधिक है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धारा और ठंडी जलधारा। तो महासागरीय धाराएं देखेंगे, अलास्का की धारा यहाँ पर देखेंगे, उत्तरी प्रवाह, तो इस तरह से आप देख लीजिए। लेब्राडोर यहाँ पर है, और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहाँ पर है। कुरोशिया की धारा, ओयोशियो की धारा, और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, विषुवत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, और पश्चिमी वायु प्रवाह, और ओगलस धारा, और वेंगुला धारा यहाँ पे है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। तो ये जो शीत धारा है, जो डॉटेड ये वाली है, ये जो डार्क वाली ये शीत धारा है, और जो ये डॉटेड डॉटेड है उष्ण धारा है, तो गर्म धारा है। तो महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक क्या हैं? तट की दिशा तथा आकार, और है तलीय आकृति, और मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण। तो अटलांटिक महासागर जो उत्तरी विषुवती गर्म धारा विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सनमार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व अफ्रीका के तट से पश्चिम द्वीप समूह तक बहती है। एंटलीस गर्म धारा जो है वो ब्राजील के साओ रॉक अंतरीप के निकट दक्षिणी विषुवत धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा विषुवतीय धारा से मिलकर कैरेबियन सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसका शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटलीस धारा के नाम से बहता है। तो फ्लोरिडा, ये पूरा चार्ट है यहाँ पर, एक चार्ट। तो सारे धाराओं को हम चार्ट के थ्रू याद कर लेते हैं, इतना पढ़ने से अच्छा हम चार्ट रट लें। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन सी हैं? तो उत्तर विषुवत रेखी धारा गर्म है, दक्षिण विषुवत रेखी धारा गर्म है, फ्लोरिडा की धारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म है, और इरमिंगर की धारा गर्म है, नॉर्वे धारा गर्म है, ब्राजील की धारा गर्म है, कनारी की धारा ठंडी है, लेब्राडोर की धारा ठंडी है, फॉकलैंड की धारा ठंडी है, और दक्षिण अटलांटिक धारा भी ठंडी है, और बेंगुला की धारा भी ठंडी है। तो प्रशांत महासागर की धारा की बात करें तो उत्तर विषुवत रेखी धारा गर्म है, दक्षिण विषुवती मतलब विषुवत रेखा पर जो होगी वो गर्म होगी। क्रोशिया की धारा भी गर्म है, अल्यूसियन की धारा भी गर्म है, सुसीमा की धारा गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है। तो ओएसयू की धारा ठंडी है, क्यूराइल की धारा ठंडी है, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, और हम्बोल्ट की धारा भी ठंडी है। हिंद महासागर की धारा है, विषुवत रेखी धारा गर्म है, मोजाम्बिक धारा गर्म है, अगुलहास की धारा गर्म है, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है, पछुआ पवन प्रवाह भी ठंडा है। अब क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन और वायुदाब, हवा और महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इसमें क्या पूछे, कौन सा कारक महासागरों को प्रभावित करता है? तो वह है आपका ये पृथ्वी का आवर्तन और वायु दाब और हवा,
महासागरीय जल का घनत्व, ये तीनों हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं और महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में महासागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो है हिंद महासागर मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये सही है। अगुलहास धारा चलती है कहाँ पर? हिंद महासागर में। तो निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा हिंद महासागर संबंधित है? तो है अगुलहास की धारा। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो वह है अगुलहास की धारा। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो वह नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो वह है वेंगुल्ला की धारा। और निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेंगुला की धारा हिंद महासागर की धारा नहीं है। बेंगुला एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिम तट के किनारे प्रवाहित होती है। तो कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पर्णवृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो वह कनारी। कनारी धारा का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के पूर्व वृत्त में नहीं है। उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जल धारा है। जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वह कौन सी है? तो वह है पेरुविन की धारा। तो उपरीत पेरुविन की धारा को छोड़कर सभी तीन धाराओं का संबंध अटलांटिक महासागर से है। तो निम्नलिखित में कौन सी शीत धारा है? तो शीत धारा है पेरुविन की धारा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, और ये है हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, और गल्फ स्ट्रीम की उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ये सब गलत है, बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। अगुलहास की हिंद महासागर। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। दी गई चित्र महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो वह कौन सी धारा है? वो है बेंगुला और गिनी की धारा। तो प्रिय मानचित्र दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा बेंगुला और उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही गिनी की खाड़ी में गिनी धारा का युग्म प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर देखना है सुमेलित सूचियों के कूट का सही प्रयोग करना है। तो सुमेलित करवाना है गल्फ स्ट्रीम जो है हिंद महासागर में, और पश्चिमी वायु प्रवाह जो है वो है पश्चिम वायु के क्षेत्र में ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा। और पेरू की धारा है प्रशांत महासागर में, और एक बच्चा है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। एक मिनट, ये जो है गल्फ स्ट्रीम में गर्म धारा है, और पश्चिम एशियाई हिंद महासागर की धारा है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेरू धारा प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा वायु देख सकते हैं आप। और विषुवतीय प्रतिधाराओं, ये पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो यह होती है दो विषुवत धाराओं के अभिसरण से, कन्वर्जेंस से। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर संबंधित नहीं है? तो वह कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर संबंधित है, जबकि क्यूरोसियो गर्म धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया ठंडी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर तथा हम्बोल्ट ठंडी धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो ब्राजील धारा गर्म धारा है। लवणता, ये अगला चैप्टर है लवणता। तो सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात में सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र हो जाती है उसे हेलोक्लाइन कहते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले प्रमुख कारक है। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी आदि है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35% है, और 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डीटमार द्वारा महासागरों में पता लगाए गए कुल लवणों में 7 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये इस प्रकार: सोडियम क्लोराइड 27 और प्रतिशत है 77, और मैग्नीशियम क्लोराइड 10%, और मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 4.5%, और कैल्शियम सल्फेट देख लीजिए पोटेशियम 2.5, और पोटेशियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट 0.3, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो वह है हेलोक्लाइन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है भूमि। और सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो वो सोडियम क्लोराइड का होता है। और उच्चतम लवणता पाई जाती है झीलवान तुर्की में। तो लवणता की सर्वाधिक देखो, झीलवान में पाई जाती है लगभग 330% और मृत सागर में 238। तो सोचिए कितना ये ज्यादा लवणता है इसमें, झील में, वान झील में। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो पाई जाती है मृत सागर में, मतलब इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में है। और लवणता पूछी गई, प्रश्न में सागर की लवणता पूछी गई, तो सर्वाधिक लवणीय सागर लाल सागर है। और अगर उससे सागर की पूछा जाए झीलों वाला, तो वो होगा मृत सागर। समुद्र में घनत्व बढ़ता है, तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है यूएसए में। और अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो 35 पीपीटी है। और निम्नलिखित सागरों में से कौन औसत लवणता सर्वाधिक किसकी है? तो है मृत सागर की। और ज्वार भाटा की बात करें तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण कारण अम, कारण सागरी जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षक बल तथा पृथ्वी के पर उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्रण बल, मतलब केंद्रोन्मुख बल और अपकेंद्री बल और केंद्रोपसारित बल, मतलब सेंट्रीफ्यूगल के परिणामी बल के स्वरूप होता है। पृथ्वी जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहां चंद्रमा का आकर्षण जब पृथ्वी के केंद्रों पर मतलब केंद्रों प्रसारित बल की अपेक्षा अधिक अधिक मात्रा में होता है, तो फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी को चंद्रमा के विमुख होता है, तो केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है, फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ज्वार भाटा कैसे आते हैं। तो अब करेंगे क्वेश्चन, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो सूर्य के प्रभाव, पृथ्वी की घूर्णन गति, तो क्या है, या गुरुत्वाकर्षण केंद्र बल और अपकेंद्री बल, तो ये है यही। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होता है? सूर्य का गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, तो तीनों के कारण होता है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो वह है पृथ्वी के अपकेंद्री बल। और एक कथन कारण दिया है, तो लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। और लघु ज्वार भाटा भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है। तो कौन सा सही है? तो ए सही है, आर गलत है। और रेखा चित्र में दिखाया गया निम्नलिखित स्थिति में से किसी एक का समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी, तो होगी M4 की। तो अगला है, बृहद ज्वार कब आता है? तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? तो चंद्रमा से होती हैं। महासागरीय गर्त की बात करें तो महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनकी स्थिति तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरी दर्द देखने को मिलती है। विश्व की सबसे गहरी दर्द मरियाना ट्रेंच और मरियाना गर्त प्रशांत महासागर मरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैली है। इसका सर्वाधिक गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के छेपड़ से हुई है। इस गर्त की खोज 1948 में HMS चैलेंजर सेकंड नामक जलयान द्वारा की गई। इसकी अनुमानित गहराई लगभग 11,033 मीटर है। उत्तर प्रशांत महासागर में मरियाना खाई, क्यूराइल खाई, एलुसियन खाई तथा जापान खाई। दक्षिण प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्तों में टोंगा खाई, कमडिक खाई, आटाकामा खाई और करमेडिक खाई। और अटलांटिक महासागर के गर्तों में पोंटोरिको गर्त और रोमांचे गर्त और सैंडविच गर्त। और हिंद महासागर में सुंडा गर्त, डायामेंटिनो और जावा गर्त आते हैं। तो मिलान करना है। तो एलुसियन एलुसियन कौन सा स्थान पे है? तो एलुसियन जो है वो है उत्तर प्रशांत महासागर में। करमेडेट कहाँ पे? करमेडेट है दक्षिण प्रशांत महासागर में। सुंडा कहाँ पे पड़ता है? तो सुंडा पड़ता है हिंद महासागर में। और एस सैंडविच पड़ता है दक्षिण अंध महासागर में। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो वह है चैलेंजर। तो मैरियाना या चैलेंजर कहते हैं इसको। ये प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चापाकार में फैला हुआ है। तो निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना स्थित है? तो वह है हिंद महासागर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रशांत महासागर कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर स्थित है मैरियाना ट्रेंच में, सबसे गहरा है। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या है? तो वह है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और हिंद महासागर का क्या है? हिंद महासागर जावा ट्रेंच है। और
आर्कटिक का है यूरेशियन बेसिन। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेनेशन। अब विश्व की नदियों करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।